किसी का भला नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग को हर एक तरह की स्टडी मटेरियल मिल जाती है। तो मैं आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक वर्ण के बारे में जानेंगे। और इसी वीडियो में पूरा वर्ण खत्म हो जाएगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो वर्ण से या फिर कंपटीशन का एग्जाम हो, वो आपसे आज की इस क्लास से बनेगा ही बनेगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से वर्ण को फिनिश करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक। और ये हमारा पढ़ाने का सिद्धांत है दोस्तों, शिक्षा से संस्कार। इसलिए आज की इस वीडियो में मैंने शुरुआत में कहा कि किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आइए हम सबसे पहले वर्ण की बात करते हैं। आखिर ये वर्ण होता क्या है? वर्ण हमारा जो टॉपिक है, अगर हम वर्ण स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो आखिर वर्ण होता क्या है? तो दोस्तों वर्ण जो है ना, किसी भी भाषा की, अगर हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे हिंदी भाषा की, हम डायरेक्ट बोलेंगे किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे प्यारे साथियों, देखिए इधर आप, ये है वर्ण। वर्ण से क्या बनता है दोस्तों? जब वर्ण मिल जाते हैं तो बन जाते हैं शब्द, है ना। जब शब्द मिल जाते हैं दोस्तों तो क्या बन जाते हैं? वाक्य बन जाते हैं। और जब वाक्य मिलते हैं ना तो भाषा बन जाते हैं। ये देखिए क्या बन जाते हैं? भाषा बन जाते हैं। जब आपस में वाक्य मिलते हैं तो भाषा बन जाते हैं। तो देख रहे हैं आप ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, इतना बात याद रखिएगा। और हम लोग ने बचपन में एक परिभाषा पढ़ी थी वर्ण का, कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसको हम खंड नहीं कर सकते। मैं उसी को भी दिखाता हूं दोस्तों। जैसे आप देख लीजिए, क हलंत, ख हलंत, आ। क जो है ना, किसी वर्ण में अगर हलंत लगा होता है, इस बात को आप कैच कीजिएगा दोस्तों, कि किसी वर्ण में अगर हलंत रहता हो, है ना, किसी वर्ण में अगर ऐसे लगा रहा है ना, ऐसी इस तरह से, तो इसको हम हलंत पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर किसी वर्ण में हलंत लगा हो तो वो आधा होता है। तो ये हम आधा का को ना इस तरह से भी लिख सकते, आधा का को हम इस तरह से लिखते हैं ना, आधा का को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और आधा का को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो किसी भी वर्ण में हलंत लगा हो तो वो होता है आधा। और ये मैं अभी वर्ण का डिफिनेशन दिया कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो ये देखिए, ये तो आधा का है। अब तोड़े हुए आप तोड़िएगा क्या, है ना। एक आप कहावत पढ़ते हैं, मरे हुए क्या मारना है। तो ये देखिए, टूटे हुए क्या तोड़ना है? ये तो टूटेगा नहीं। खा भी आधा है, टूटेगा नहीं। आ टूटेगा क्या? आ नहीं टूटेगा, वो तो खुद ही बुलाता है, आ नहीं टूटेगा। तो वर्ण ऐसा मूल ध्वनि है दोस्तों जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, उसी को वर्ण कहेंगे। और दूसरा डिफिनेशन क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, भाषा की सूक्ष्म इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण क्लियर हो गया दोस्तों? बढ़िया, आगे आते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे वर्णमाला। एक वर्णमाला शब्द है, इसके बारे में भी जानेंगे। वर्णमाला क्या होता है? तो दोस्तों अगर हम हिंदी में जितना भी वर्ण है, हिंदी के वर्णों को अगर हम व्यवस्थित समूह से, व्यवस्थित ढंग से सजा देना, तो उसी को हम कहेंगे वर्णमाला, है ना। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों को सजाने के व्यवस्थित समूह को हम कहेंगे वर्णमाला। यानी कि इस तरह से भी कह सकते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन समूह होगा, लेकिन व्यवस्थित समूह होगा, एक सजा हुआ समूह होगा, उसी को वर्णमाला कहते हैं। और हमारे हिंदी वर्णमाला में दोस्तों कुल वर्णों की संख्या है 52। कुल वर्णों की कितनी संख्या है? 52, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। और आगे की वर्ण की बात करें तो दोस्तों आपको भली भांति पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा कि वर्ण जो है ना मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है स्वर वर्ण। मैं इसको इधर से लिखूं तो आओ आपको बेटर से समझ में आएगा। वर्ण मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। पहला का नाम है स्वर वर्ण और दूसरा का नाम है दोस्तों व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। और स्वर वर्ण किसको कहते हैं? याद रखिएगा, वैसा वर्ण, स्वर वैसा वर्ण जो स्वतः उच्चारित हो। उच्चारित का मतलब बोलना, है ना। तो वैसा वर्ण जो अपने आप बोला है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और हमारे हिंदी वर्णमाला में दोस्तों कुल स्वर वर्ण की संख्या है 11। याद रखिएगा, वैसा वर्ण जो जिसका उच्चारण अपने आप हो। जैसे आप आ से लेकर के औ तक पढ़िएगा दोस्तों, आए पढ़े होंगे आप लोग। और प्लस में अगर आप री जोड़ देना तो आपका कुल 11 वर्ण हो जाते हैं।
आ से लेकर के औ तक, और प्लस में री को हम कहते हैं स्वर वर्ण, जिसकी उच्चारण स्वतः होती है, अपने आप होती है। याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद हम स्वर वर्ण पढ़ लेंगे। और व्यंजन वर्ण क्या होता है? जिसका उच्चारण दूसरे की सहायता से, यानी कि स्वर वर्ण की सहायता। तो व्यंजन वर्ण के बाद हम बाद में आएंगे, फिलहाल के लिए अभी स्वर वर्ण देखेंगे। तो स्वर वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो, और स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, आ से लेकर के औ तक, और परस में ली। जी याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद हम जानेंगे स्वर वर्ण के जो प्रकार होते हैं वो भी जानेंगे। ये तो हमने जान लिया कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब ये भी जानेंगे कि स्वर वर्ण भी जो ना 3 प्रकार के होता है। वो 3 कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला का नाम है हमारा ह्रस्व स्वर। क्या नाम है दोस्तों? ह्रस्व स्वर। दूसरा का नाम है दीर्घ स्वर, और तीसरा का नाम है प्लुत स्वर। स्वर वर्ण जो जिसका उच्चारण स्वतः हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। जिसके उच्चारण में एक मात्रा का बोध हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसके उच्चारण में 2 मात्राओं का बोध हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसके उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का बोध हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। और ह्रस्व स्वर को हम लोग, याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर को हम लोग मूल स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और ह्रस्व स्वर की संख्या है 4। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है दोस्तों? 4। आ, ई, उ और री। आ, ई, उ, री को हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में एक स्वर, एक मात्रा का बोध होता है, ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 2 मात्राओं का बोध होता है, जिसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर को हम लोग द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं और संयुक्त स्वर भी कहते हैं, जिसके उच्चारण में 2 मात्राओं का बोध हो, जिसे हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं दोस्तों, संयुक्त स्वर। और इसकी संख्या कितनी है? 7 है। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। हाँ, जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का बोध हो, इसकी संख्या 7 है। और जिसके उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का बोध हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं, और इसे बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे मैंने लिखा ओम, हमारे साथ ओम बोलिए दोस्तों। तो ओ, ये है विकारी आ, और ये है माँ। ओम 3 बड़ा है ना, 2.5 बड़ा कह सकते हैं। तो 3 बड़ा है, तो 2 से अधिक मात्राओं का बोध हो उसे हम कहेंगे प्लुत स्वर। याद रखिएगा दोस्तों कि स्वर वर्ण के 3 प्रकार के होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। जिसके उच्चारण में एक मात्रा का बोध हो ह्रस्व स्वर कहलाता है, इसकी संख्या 4 है, आई, उरी। जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का बोध हो दीर्घ स्वर कहलाता है, इसकी संख्या 7 है, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ। और जिसके उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का बोध उसे प्लुत स्वर कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद हम ना व्यंजन वर्ण को देखेंगे। पहला तो हो गया आपका स्वर वर्ण का प्रकार, दूसरा है हमारा व्यंजन वर्ण। कौन वर्ण दोस्तों? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, जिसका उच्चारण दोस्तों स्वर वर्ण की मदद से उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप व्यंजन वर्ण जैसे हो गया हमारा क, ख, ग। अब बोलिए तो हमारे साथ क क्या पीछे आता है? आता है ना। ख आता है ना। तो ये जो है ना, ये ऐसे वर्ण है जो स्वर वर्ण की मदद से बुलाते हैं। तो वैसा वर्ण जो स्वर वर्ण की मदद से बुलाए, स्वर वर्ण की सहायता से बुलाए दोस्तों, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। और हमारे वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन वर्ण अगर आपसे पूछा जाए तो आप 39 बताइएगा, और मूल पूछा जाए तो 33 बताइएगा दोस्तों। ठीक है, कुल 39 और मूल 33, याद रखिएगा। और इसके प्रकार की बात अगर करें तो व्यंजन वर्ण भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा का नाम है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, तीसरा का नाम है ऊष्म व्यंजन। ध्यान रखिएगा, जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से, मतलब टच से होता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और हमारे हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक। आपने कुछ सुना दोस्तों? मैंने बोला कि जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के टच से होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और इसकी संख्या 25 है। जब आप कखारा पढ़े होंगे तो क वर्ग से लेकर के म वर्ग तक, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक आपका जो है 25 वर्ण ऐसे हैं जो स्पर्श व्यंजन है। जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के कम टच से हो, कम छूने से हो, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या दोस्तों 4 है, वो है या, रा, ला और वा।
जिसका उच्चारण वायु के घर्षण से हो। जब मैं उसको उच्चारण करूँ तो वायु का घर्षण अंदर हो, उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या भी दोस्तों 4 है, तो लबिसा, मूर्धनिसा, दंटिसा और हा। ठीक है, जिसका उच्चारण कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ के छूने से होता है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। इसकी संख्या 25 है, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक। जिसका उच्चारण कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ के थोड़ा सा छूने से होता है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 है, यह अलावा। जिसका उच्चारण वायु के घर्षण से हो, उसे स्म व्यंजन कहते हैं और इसकी संख्या 4 है, तलबिसा, मूर्धनिसा, दंटिसा और हा। याद रखिएगा दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन करते चल सकते हैं। हमारा पढ़ाने का यह भी सिद्धांत है कि सीखते चलिए और लिखते चलिए। आपको वीडियो के नीचे आपको नोट टाइपिंग करके मिल जाता है, आप लिखते चलिए भी। और मैं आपको इस तरह पूरा व्याकरण खत्म कर दूंगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक आता है उच्चारण स्थान, याद रखिएगा। नहीं, उच्चारण स्थान नहीं, उसके पहले हम कुछ और देख लेते हैं। एक चीज आता है, उसका नाम है अल्प प्राण। अल्प प्राण दोस्तों, अल्प प्राण जो क्या होता है, तो वैसा ये वर्ण है, वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में कम श्रम लगता हो और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती हो। जिसके उच्चारण करें तो हमारा कम श्रम लगे, कम मेहनत लगे, और जिसके उच्चारण में हकार नहीं निकले, हकार की ध्वनि नहीं निकले, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और हर वर्ग का दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है अल्प प्राण। जैसे मैं अगर क ख ग लिखूं, क ख ग घ अंगा, तो इसमें दोस्तों आपका पहला यानी कि क, दूसरा तीसरा यानी कि ग और पांचवा यानी कि अंगा, ये 3 आपका अल्प प्राण होंगे। ठीक है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको होता है महाप्राण। क्या दोस्तों? महाप्राण। याद रखिएगा महाप्राण क्या होता है, तो हर वर्ग का, इसमें जो है ना बहुत अधिक मेहनत लगता है उच्चारण करने में और इसमें हकार की ध्वनि निकलती है, याद रखिएगा दोस्तों। और हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, अगर मैं क ख ग लिखूं, क ख ग घ अंगा, तो इसमें आपका ख और घ आपका हो जाएगा महाप्राण। अब बस इतना याद रखिएगा दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण से, कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है और हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। ठीक है, अब मैं आगे आना चाहता हूं। इसके बाद आप जानिएगा, एक होता है आपका घोष या संघोष वर्ण। ये क्या होता है, तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियां झंकृत हो जाती है, झंकार उत्पन्न हो जाती है स्वर तंत्रियों में, उसे हम कहते हैं घोष वर्ण। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो बस इतना आप याद रखिएगा कि हर व्यंजन वर्ण का, हर व्यंजन वर्ग का ना, हर व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा, हर व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा नहीं, हर व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा, बस तीसरा दोस्तों ना आपका घोष या संघोष वर्ण हो जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, माफ कीजिएगा, हमको कुछ ही थोड़ा सा याद है। तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, हर व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा आपका घोष या संघोष वर्ण होता है। ठीक है, अगर मैं कखारा लिखूं, क ख ग अंगा लिखूं, तो ग घ और अंगा आपका घोष या संघोष वर्ण हो जाता है। इसके बाद एक अघोष वर्ण होता है, इसमें हमारा स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती है और हर व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है। जैसे मैं अगर क ख ग लिखूं, क ख ग घ अंगा, तो इसमें दोस्तों आपका ग घ और अंगा ये आपका हो जाएगा घोष वर्ण और क ख आपका हो जाएगा अघोष वर्ण। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, हाँ याद रखिएगा, हर व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा घोष वर्ण होता है और हर व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा अघोष वर्ण होता है। उसके बाद एक आता है दोस्तों आपका बालाघात। बालाघात आता है दोस्तों, ये क्या होता है, तो अगर हम किसी शब्द को उच्चारित करते हैं, तो अगर किसी शब्द को उच्चारण में जिस अक्षर पर थोड़ा सा बल देता है, ज्यादा बल लगता है, उसी को हम बालाघात कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लिख दूं कमल, अब हमारे साथ कमल को उच्चारित कीजिएगा दोस्तों, कमल, किस अक्षर पे ज्यादा बल दे रहे हूं मैं, कमल, मां पे लग रहा है ना, तो मां यहां पे आपका बालाघात हो जाएगा। बस इतना याद रखना है आपको कि अगर हम किसी शब्द को उच्चारण करें तो जिस अक्षर पे ज्यादा बल आता है ना, उसी को हम कहते हैं बालाघात, है ना। जैसे कमला,
कमला कह दे तो ला पे आ रहा है, तो उसी को हम बालाघात कहते हैं। ठीक है, अगर किसी शब्द को हम उच्चारण करें और उस शब्द में जिस अक्षर पर ज्यादा बल लगा उच्चारण करने में, वही बालाघात हो जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका संगम। क्या आता है दोस्तों? संगम। संगम क्या होता है? तो संगम अगर हम किसी शब्दों या वाक्यों को बोलें तो बीच संगम, अगर किसी वाक्यों या शब्दों को बोलें तो बीच में जो विराम आता है ना, उसी संगम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिखिएगा, जानिएगा दोस्तों, मैंने लिखा है मत जाना, मत जाना, मत जाना, बीच में थोड़ा सा रुकावट आ रहा है, बीच में थोड़ा सा रोकने का आ जा रहा है ना। तो अगर किसी शब्द को, अगर हम किसी वाक्य को उच्चारण करें तो बीच में जो विराम आता है ना, उसी को कहते हैं संगम। मत जाना के बीच में विराम आ रहा है थोड़ा सा, इसी को इस तरह से हम संगम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक और आ जाता है अनुतान। अनुतान क्या होता है दोस्तों? तो अनुतान ना किसी शब्दों या वाक्यों के बोलने के हाव भाव से संबंध है ना। किसी शब्दों या वाक्यों को किस भाव भाव से बोल रहा है उसी को अनुतान कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा दोस्तों। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मैंने लिखा है शिक्षक, पहला वाक्य शिक्षक आ गए, आ गए, ये मैंने पूर्ण विराम दे दिया, शिक्षक आ गए, वाक्य खत्म हो गया। उसके दूसरा वाक्य मैंने लिखा है शिक्षक आ गए, और मैंने यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लिया। इसको आप कैसे बोलिए? शिक्षक आ गए, मतलब जैसे लग रहा है कि प्रश्न बोल रहे हैं, इस तरह से बोले। और तीसरा मैंने वाक्य लिखा है शिक्षक आ गए, मैंने बीच में आदि बोधक थी। तो ये तीनों को आप बोलिएगा अलग हाव भाव से, और अलग हाव भाव से, या फिर शुरू के उतार चढ़ाव में जो आता है ना, उस शुरू में जो उतार चढ़ाव होता है उसी को हम अनुतान कहते हैं। ठीक है, वाक्यों को उनके हाव भाव के अनुसार बोलना या फिर सुर के उतार चढ़ाव को हम अनुतान कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मैंने इसके वीडियो भी बना रखा है अकेला में, एक ही वीडियो है, वो है आपका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, और एक तरफ आप वर्ण लिख दीजिएगा, और मैं जल्दी से इसको लिख देता हूं क्योंकि मैं ये पहले से बना चुका हूं। उच्चारण स्थान हम पहले हमारा कंठ हो जाता है दोस्तों, है ना। उसके बाद फिर तालु हो जाता है, उसके बाद फिर तालु के बाद क्या हो जाता है? मूर्धा हो जाता है, मूर्धा के बाद दंत हो जाता है, और दंत के बाद ओष्ठ हो जाता है, ओष्ठ के बाद हो जाता है हमारा कंठोष्ठ, कंठोष्ठ के बाद दंतोष्ठ, कंठ तालु, उसके बाद फिर दंतोष्ठ। देखिएगा दोस्तों, कंठ से हमारा क वर्ग बुलाता है, का खा गा गा अंगा, है ना, क वर्ग। ठीक है, तालु से कौन बोल चा वर्ग, चा छा जा इया, और मूर्धा से टा वर्ग, टा ठा डा टा वर्ग इना। दंत से दोस्तों ता वर्ग, ता था दादा ना। ओष्ठ से दोस्तों पा वर्ग, पा फा बाबा माँ। और कंठोष्ठ से पता है क्या बुलाता है? ओ और औ। कंठ तालु से ए और ऐ। दंतोष्ठ से दोस्तों वा बुलाता है। और इसके साथ और है ना, इसके साथ है आपका आ, है ना, आ और विसर्ग, इसके साथ ई, दीर्घी और या और सा, है ना। इसके साथ आपका है लिरी, री है, हाँ लिरी है, लिरी और ला और सा है। इसके साथ आपका री और ला और सा है। इसके साथ आपका ऊ और ऊ है। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से एक नासिक होता है जो हर एक पंचमाक्षर नासिक से बुलाता है। दोनों मिला करके अगर अंगा से आपका पूछा जाए तो अंगा तो कंठ से बुलाता ही है, लेकिन नासिक से भी बुलाता है, तो कंठ नासिक बोल सकते हैं। तालु इया को पूछा जाए तो इया तो तालु से बुलाता ही है, नासिक से बुलाता है, तो इसलिए दोनों भी बोल सकते हैं। तो आप बस इतना याद रखना कि क वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से, पा वर्ग ओष्ठ से, ओ और कोष्ठ कंठोष्ठ से, यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों से, ए आई कंठ तालु से, व दंतोष्ठ से। याद रखिएगा दोस्तों, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ उच्चारण स्थान का, आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से वहां पे बताया गया है। और एक लास्ट टॉपिक है जो भी इसके बाद आपका वर्ण चैप्टर हो जाएगा स्वाहा। मैं एक साथ सबको कर देता हूं। सबसे पहले दोस्तों आ ई ऊ
ए आई री, ए आई ओ औ। उसके बाद आ जाता है आपका अन और आ। उसके बाद दोस्तों का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया। आप फड़बड़ाएगा नहीं कि एक अखाड़ा क्यों लिख रहा है। टाट, मैं बाद में बताऊंगा क्यों लिख रहा था। टा, ठा, डा, ढा, टबरगिना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, तलाबिसा, वा तक। तलाबिसा, मूर्धनिसा, डंटिसा, हा। उसके बाद फिर ढा और अड़ा। उसके बाद फिर उसके बाद फिर आ जाता है आपका या। उसके बाद फिर आ जाता है आपका छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे पास कुल वर्णों की संख्या कितने वर्ण हिंदी वर्णमाला में? 52 है ना। 52 में आपका जो है ना 11, ये आपका 11 जो है ना स्वर वर्ण है। कौन वर्ण है? स्वर वर्ण है, जिसकी संख्या कितनी है? 11। और ये दोनों को हम लोग कहते हैं अयोगवाह, जिसकी संख्या है 2, अयोगवाह। ठीक है। और क ख ग अंगा से लेकर के प फ ब इया तक आपको कह सकते हैं हम लोग वर्गीय व्यंजन, या फिर इसको हम कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन। याद कीजिए, याद कीजिए दोस्तों, जिसका उच्चारण कंठ, ताल, मूर्धा, दंतोष्ठ के छूने से हो। और का से लेकर के मा तक आपका 25 व्यंजन था, मैंने बताया था 25 संख्या। और या रा लाभा को हम लोग कह सकते हैं अंतस्थ व्यंजन, जिसकी संख्या है दोस्तों 4। और तलाबिसा मूर्धन्यसा को कौन सा व्यंजन? उसमें व्यंजन, जिसकी संख्या है 4। और ये ढा और अड़ा है ना, इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन, या हम इसको कह सकते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। और इया को हम लोग कहते हैं, इया और वा को, इया और वा को हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर। ध्यान रखिएगा। और छात्रा ज्ञाक स्रा को हम लोग कहते हैं संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। हाँ, एक चीज आप लोग जान लीजिएगा दोस्तों, मैंने आप लोग को नहीं बताया, संयुक्त व्यंजन जिसकी संख्या है 4, कौन कौन है भाई? तो पहला छ है, त्रा है, ज्ञा है और स्रा है। वैसा व्यंजन जो दो व्यंजन वर्णों के मिलने से बना है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये आपका 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजन है। जैसे छ दोस्तों का हलंत सा से बना है, ठीक है। त्रा दोस्तों ता हलंत रा से बना है। ज्ञा दोस्तों जा हलंत न्या से बना है। और स्रा दोस्तों सा हलंत रा से बना है। वैसे व्यंजन में जो दो व्यंजन वर्णों के मेल से बना है, उसे हम कहते हैं संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन। और इस तरह दोस्तों आज के टॉपिक से हम लोगों ने जाना वर्ण के बारे में जाना, वर्णमाला के बारे में जाना, वर्ण के प्रकार के बारे में जाना, और उसके भी प्रकार के बारे में जाना, और उसके बाद उच्चारण स्थान को जाना, और उसके बाद में हम लोग ने हर चीज़ों को बारीकी से जाना जो वर्ण में पूछा जाता है। और मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो वर्ण से चाहे वो किसी का एग्जाम का क्वेश्चन हो, चाहे बोर्ड का हो, चाहे कंपटीशन को, सबको आप रद्दी करके आइएगा। तो मेरे विश्वास के ऊपर भरोसा कीजिएगा दोस्तों। और मैं हर चैप्टर को, हर व्याकरण के टॉपिक को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और उसको नोट्स करना चाहूँगा। मेरे नीचे वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं, आप नोट्स करते चलिए। धन्यवाद, बहुत बहुत।